विनीता, हाल ही में एक न्यूज़ पढ़ी मैंने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनसीईआरटी ने सारे सिलेबस में कुछ बदलाव किया है। पर एक न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा उभर कर आ रही है कि कक्षा 9 सोशल साइंस की कक्षा 9 की किताब में से प्रस्तावना को हटा दिया गया है। आपने तो इन किताबों का अध्ययन किया है, आपका क्या कहना है इस पर? इशिता, पुराने सिलेबस में कक्षा 9 में प्रस्तावना और उसकी व्याख्या दी गई थी। वो वहाँ से कक्षा 9 की किताब से हट गई है। लेकिन नए सिलेबस में वही प्रस्तावना और उसकी व्याख्या क्लास 7 में आ गई है। वही नहीं, ये प्रस्तावना उसकी व्याख्या एक पाठ के भीतर था। उस पाठ में संविधान के पूरी डिजाइन की बात की गई थी और संविधान का इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना और व्याख्या, ये पूरा ही अब क्लास 7 में आ गया है नए सिलेबस में। तो 2 साल पहले बच्चे अभी संविधान और प्रस्तावना और उसकी व्याख्या के बारे में समझ रहे हैं। ये फर्क है। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो ये ज़रूर है, क्योंकि आखिरकार सोशल साइंसेस पढ़ना या सिविक्स पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि बच्चे अपने आप को नागरिक के रूप से समझें, अच्छे नागरिक कैसे बनना है वो समझें। और 2 साल पहले ही, मतलब कक्षा 7 में अगर वो प्रस्तावना में दिए गए मानवीय मूल्य, गरिमा, आज़ादी, बराबरी, इसके बारे में समझने लगें, उनको देखने लगें कि हमारे आसपास हम इन मूल्यों को किस तरीके से अनुभव करते हैं, किस तरीके से हम एक ऐसा समाज बनाएं, ऐसे लोग बनाएं, हमारे परिवार बनाएं जो इन मूल्यों पर हम चल पाएं। ये चीज़ें अगर एक 12 साल के बच्चा या बच्ची को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो ये तो अच्छी बात है। पर मन में एक विचार ये भी आ रहा है कि प्रस्तावना में बुनियादी सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन इस पूरी प्रस्तावना में ऐसे भी कुछ विचार हैं जिन पर बहुत गहन चर्चा करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन विचारों को सिर्फ लाना ही कक्षा 7 में काफी नहीं होगा, बल्कि ऐसे मटेरियल्स, इनफैक्ट टीचर्स को भी ऐसे संसाधन देने पड़ेंगे जिससे वो इन विषयों पर चर्चा कर सके और आगे की क्लासेस में भी इन विचारों के बारे में बात हो सके। इशिता, एक और चीज़ जो बात करना बहुत ज़रूरी वो ये है कि देखिए, जैसे हमने कहा कि पुरानी सिलेबस में क्लास 9 में प्रस्तावना, उसकी व्याख्या दी गई थी, वही व्याख्या और प्रस्तावना भी क्लास 7 में दी गई है, पर एक बहुत बड़ा फर्क है। क्लास 9 में जो पुराने सिलेबस में प्रस्तावना दी गई थी, वो जो प्रति थी वो उस प्रस्तावना की थी जो अभी लागू है। क्लास 7 में व्याख्या तो सेम दी गई है, लेकिन प्रति वो दी गई है जो 1949 में जो संविधान हमारा बनाया गया और उस वक्त जो प्रस्तावना थी उसकी प्रति दी गई है। आपको पता है कि 1976 में संशोधन की वजह से 3 शब्द जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। ये 3 शब्द अभी आज हमारी जो प्रस्तावना है, उस लागू होने वाली प्रस्तावना है, उसमें है। बिल्कुल। वो उसकी व्याख्या तो दी गई है क्लास 7 में इन शब्दों की, लेकिन जो प्रति दी गई है वो पुरानी प्रस्तावना की दी गई है। तो छात्र जब इस बुक को पढ़ता है तो व्याख्या में धर्मनिरपेक्ष क्या है, समाजवाद क्या है, वो देख रहा है, लेकिन प्रति में वो शब्द ही नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, आप कोई भी किताब उठा लो, पहले 1-2 पन्ने के बाद प्रस्तावना की प्रति दी गई है, वो कौन सी प्रस्तावना है जो अभी लागू हो रही है? ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक छात्र के लिए। तो ये एनसीईआरटी में ये बहुत जरूरी बात है कि हम बोलें कि जो जहां व्याख्या दी गई है वहां पे प्रति उसी की होनी चाहिए जो प्रस्तावना अभी लागू है। बिल्कुल। और अगर बदलाव के बारे में बताना भी है तो जहाँ पे संविधान बनने की प्रक्रिया का जो पाठ है
उसमें इसको जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। तो फिर जब हम कहते हैं कि छात्र की समझ बढ़ानी है, तो वहाँ पर छात्र ये समझेंगे कि 1949 में संविधान जब बना था तो ये प्रस्तावना थी, हाँ। 1976 में संशोधन हुआ है और अभी जो लागू हो रहा है उसका ये मतलब है। तो फिर उसकी समझ भी बहुत बेहतर बन सकती है। हम बातें कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि संविधान हमारा एक जिंदा किताब है और उसमें संशोधन हुआ है और होता रहेगा। ये बहुत अच्छी बात हो जाती अगर हम इस तरीके से इसको ले पाए। और जो आप पहले बोल रहे थे, इस तरीके की अगर अभी भी सप्लीमेंट्री मटेरियल्स दी जाए, जो टीचर्स हैं वो भी ध्यान रखें कि छात्र के सामने इसको अच्छे से समझाएं, तो हम इस तरीके से छात्रों को अच्छे नागरिक आगे भी बना पाएं। बिल्कुल।